हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए गए हैं। उनको अच्छे से देखिए और कल के बेस्ट विशेष जो भी स्टूडेंट्स हमसे बीए के जुड़े हुए हैं फर्स्ट सेम के, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट सेम के, उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और साथ में हिंदी मिरर का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब के साथ बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेम तक बने रहने वाला है। और आपके मेन सब्जेक्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका को करिकुलम है, आगे भी जितने भी को करिकुलम के आपके पेपर होंगे, हिंदी मिरर आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा आपकी तैयारी कराने के लिए। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं 51 क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक आनुवंशिक को सिखाता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसमें डी आपका आंसर जा रहा है, आनुवंशिक तथा पर्यावरण का मानव व्यवहार पर प्रभाव। ठीक है, चलते हैं 52 पर, जिससे वीडियो थोड़ा शॉर्ट में ही तैयार हो जाए आपके लिए। इनमें से कौन सी विशेषता उस व्यक्ति को व्यक्त करती है जो मास्लो के अनुसार आत्मबोधित है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है रचनात्मक, आत्मविश्वास, सहजता, उपरोक्त सभी। अब कल के पेपर में अगर मास्लो के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ पर व्यक्ति को व्यक्त करने की जो उन्होंने विशेषता बताई हैं, ये तीनों ही बताई हैं। हो सकता है कल इनमें से आपसे एक पूछ ले जाए, दो पूछ ले जाए, और उसमें दो और ऑप्शन कोई गलत डाल दिए जाएं, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 53 पर। 53 में पूछा गया है, निम्न में से क्या सुरक्षा का रचना तंत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अनुग्रह पापण भी है, परावर्तन भी है, प्रक्षेपण भी है, और लेकिन ऊर्ध्वपातन नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश का वर्जन इधर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका 54। फुल फॉर्म क्या है। MMPI मापन करता है। फुल फॉर्म नहीं पूछी गई, यहाँ पर कहा गया है कि ये किसको मेज़र करता है। MMPI यूज टू मेज़र। तो यहाँ पर बताना है नेतृत्व सामर्थ्य, बिग 5 लक्षण, व्यक्तित्व तथा मनोवैज्ञानिक विकार, या फिर अचेतन अंतर्नाद। तो आपको बता दें, ये जो मापन करता है, जो मेजर करता है, ये पर्सनैलिटी एंड आपका साइकोलॉजिकल को करता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से क्या व्यवहारिक, यानी कि इसका सी आंसर आपका सही जाएगा। निम्न में से क्या व्यवहारिक आनुवंशिक विज्ञानी के लिए लाभदायक नहीं है। तो यहाँ पर परिवार अध्ययन भी है, दत्तक ग्रहण अध्ययन भी है, जुड़वा अध्ययन भी है, फैमिली स्टडीज़, एडॉप्शन और ट्विन स्टडीज़ सब है, लेकिन केस अध्ययन यहाँ पर नहीं आएगा। चलते हैं 56 क्वेश्चन पर। उस व्यक्ति को निम्न में से क्या व्यक्त करता है जो संवेदनशील और बौद्धिक भी है। विलियम शेल्डन ने शरीर के आकार को व्यक्तित्व के लक्षण से जोड़ा था। तो इसमें से आपको बताना है कौन से लक्षण से जोड़ा था। तो जिसके अंदर संवेदन होगा और बौद्धिकता होगी, तो उसको उन्होंने कहा था कृशकाय। ठीक है, चलते हैं आगे। शेल्डन के द्वारा दिए गए लक्षण का एक फुटबॉल खिलाड़ी को व्यक्त करता है। तो जो शेल्डन ने एक लक्षण बताया है कि जो फुटबॉल खिलाड़ी होता है वह किस तरह का हो सकता है। कृशकाय, गोलाकार, मध्यकायिकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका इंडोफोर, तो यहाँ आपका आंसर जाएगा इंडोमॉर्फ, और ऊपर वाला जो है वहाँ पर आपका इकोमॉर्फ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ शब्द जो हैं हिंदी के में बहुत हार्ड हैं, वो इंग्लिश में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक लक्षण जो व्यक्तित्व को हावी करता है। व्यक्ति में सब कुछ उससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, यहाँ हमने बताना है कि एक लक्षण ऐसा होता है व्यक्तित्व का जो हावी करता है, तो वह होता है केंद्रीय लक्षण, यानी कि सेंट्रल ट्रेट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाह्य अस्थिर गुणारोपण है जो प्रभावित करता है कि व्यक्ति को कुछ क्यों होता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे ऊपर जो है अस्थिर चीज़ें होती हैं और वो हम पर असर डाल देती हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें मौसम ही हो सकता है, जिससे व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो होता है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी सर्दी, तो कुछ इस तरह का हो जाता है। चलते हैं आगे। वैसे इन स्टूडेंट्स ने हार्ड वर्क यहाँ पर लगा है, लेकिन
हमारे हिसाब से यहाँ पर मौसम जाना चाहिए। चलते हैं आगे 60 पर। निम्न में से क्या मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का विचार है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक विचार आ सकता है वह होता है अचेतन इच्छा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनकॉन्शियस है ये। ठीक है, चलते हैं आगे, यानी कि सी आंसर आपका सही जाएगा। चलते हैं 61 पर। 61 में एडलर के अनुसार पूछा गया है। एडलर के अनुसार एक व्यक्ति जिसे यह लग रहा हो कि वह अपेक्षा के अनुसार नहीं जा रहा है वह ग्रसित है, यानी कि उसे का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी गई है लेकिन वह उस तरह का काम नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या है? तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी? हीन भावना होगी। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा सहज स्थायी विशेषता है व्यक्तित्व की, यानी कि जो बिल्कुल आपके अंदर रहती है? तो वह रहता है आपका शील गुण। चलते हैं आगे। व्यक्तित्व को मुख्य रूप से के मिश्रण से समझा जा सकता है। जो हमारा व्यक्तित्व है उसके कुछ लक्षण के द्वारा और कुछ प्रकृति के द्वारा हम जो है अपने व्यक्तित्व को या दूसरे के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। लंबा और पतला शरीर विशेषता है किसकी है? लंबा और पतला शरीर मध्यकाय है, कृश है, इंडोमार्फ है? तो यहाँ पर आपको बताना है लंबा और पतला शरीर किसकी विशेषता है। तो आपको बता दें यहाँ पर लंबा और पतला शरीर आपका जाएगा मध्यकाय में। ठीक है ना, वो मोटा है और ना ही पतला है। चलते हैं आगे। सम स्थिति आत्म अवधारणा को प्रभावित करती है, क्योंकि कृष आपका ये बुद्धिजीवी में चला गया था और आपका इंडोमार्फ जो है फुटबॉल वाले में चला गया था, तो ये आपका मध्यकाय में जाएगा। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनको एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। समस्थिति आत्म अवधारणा को प्रभावित करती है, तो केवल सकारात्मक तरीके से ही हम अपनी आत्मधारणा को प्रभावित कर सकते हैं या जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व शारीरिक कारक नहीं है? मतलब जो हमारे जो व्यक्तित्व की धारणा है वो शारीरिक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें जो आपका जाने वाला है शरीर प्रकृति भी है, लिंगी है, शारीरिक आकर्षण भी है, लेकिन आपका सम स्थिति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही जा रहे हैं। एक तो उदासी, जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है वह उदासी से भी हो जाता है, और अगर आप मनोरोगी हैं तो उससे भी होता है। चलते हैं आगे। उच्च बुद्धिमत्ता से व्यक्तित्व की प्रकृति में विशेषता आती है। अगर आपकी उच्च बुद्धिमत्ता है तो उससे क्या होगा? उसके अंदर आपको नकारात्मकता, असहनशीलता, भावात्मकता, टकराव, उपरोक्त सभी चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं अगर आप ज़्यादा अपने आप को उच्च समझने लगते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य बीमा माना जाता है? तो अगर आप भावनात्मक स्थिरता है आपके अंदर तो आपको जो है स्वस्थ बीमा माना जाएगा आपका। चलते हैं मानसिकता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक अकाल का कारण है। अगर आपके अंदर भावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अकाल पड़ चुका है, तो क्या होगा? किस कारण से है वो? आपके अंदर प्रेम का अभाव है इसलिए अकाल आ गया है, भावनात्मक अस्थिरता है इस वजह से आया है। इनमें से तो कोई तो खैर नहीं होगा, इन तीनों में से कोई। वैसे तो ये तीनों ही ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? जब आपके अंदर भावना ही नहीं रही फिर तो आपके अंदर प्रेम भी नहीं आएगा और ना ही आपके अंदर भावनाएं आएंगी और जाएंगी। तो आपके अंदर अकाल का कारण भावनात्मक अभाव ही है, सही ऑप्शन। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का शारीरिक कारक नहीं है? ये शायद रिपीट हो गया है। 66 पेज आपका। 71 पर हम आ गए हैं। भावनात्मक अकाल से होता है, क्या होता है? उसी से जुड़ा आपका प्रश्न यहाँ पर दोबारा बन चुका है। तो भावनात्मक अकाल से आपको क्या करेगा? सामाजिक भेदभाव आपके अंदर आ जाएगा। समझेंगे कि आप समझें या दूसरा समझे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। एक समूह में जब एक व्यक्ति का एक पर बदलता है, जैसे अनुचर से नेता या विपरीतता में, तो सही कहते हैं।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक समूह में जब एक व्यक्ति का पद बदलता है, यानी कि वो पहले चपरासी था फिर मैनेजर बन गया डायरेक्ट, तो क्या होगा, एक नौकर था और वह सीधा नेता बन गया या फिर उसके विपरीत में चला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, समूह के पद में परिवर्तन हो गया, है ना। चलते हैं आगे। इसमें ऑप्शन आपका सामाजिक गतिशीलता भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट जा रहा है चेंज इन ग्रुप स्टेटस ही जिसका आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में दूरगामी प्रभाव किसका पड़ता है। तो मुझे लगता है इन सभी तीनों चीज़ों का दूरगामी प्रभाव ही पड़ता है विद्यार्थी के व्यक्तित्व में। चलते हैं आगे। व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवार का कौन सा आकार आदर्श माना जाता है। तो छोटा परिवार भी नहीं होगा, बड़ा परिवार भी नहीं होगा। अगर हम मीडियम फैमिली ले तो क्या होगा, मीडियम आकार जो है यानी कि मीडियम साइज फैमिली जो होती हैं वो आदर्श हम कह सकते हैं। चलते हैं आगे। मित्रत्व उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सतही शील गुण का, प्रकृतिशील गुण का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो हम मित्रता करते हैं हम कैसे करते हैं, हम अपने स्रोत बनाते हैं, ढूंढते हैं कि हमारा कौन मित्र हो सकता है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट है, कैटल के अनुसार कौन से शील गुण के कारण व्यवहार को अनुमानित किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा क्षमताशील गुण, स्रोतशील गुण या गत्यात्मकशील गुण। तो इसमें आपका के कारण व्यवहार को अनुमानित किया जा सकता है, तो सतहीशील गुण के कारण। देखिए कैटल का आंसर दोबारा आ चुका, वहाँ शील गुण पूछे गए थे तो यहाँ पर शील गुण आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, किसके अनुसार व्यक्तित्व को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यक्ति के दो आयामों बहिर्मुखता और मनोरोगी वृत्ति के अध्ययन से समझा जा सकता है। यानी कि जो उसका बाह्य चीज़ें हैं या फिर उसके मन की जो बातें हैं, ये किसने कहा है, एल्पोर्ट, कैटल या आइसेनॉक या फिर जंग ने। तो यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, हमें ये वाला आपका आंसर मिला है, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आंसर है, निम्न में से किसे 5 कारक मॉडल से आका नहीं जा सकता है। तो 5 मॉडल आपके 3 तो आते हैं, लेकिन जो प्रियता है उसको 5 मॉडल में नहीं आका जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEOPIR का आधुनिक प्रारूप व्यक्तित्व के आयाम का मापन से करता है। तो कितने उससे करता है, वह 5 मुख से उसका मापन करता है, 5 फैक्टर से। चलते हैं आगे। पारदर्शी द्विध्रुवी सूची का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा ये डाउटफुल है आंसर आपका, यहाँ पर आइसोनोक है दोबारा से इसका आंसर, लेकिन जो राइट जा रहा है वह जा रहा है मैकरे और कोस्टा, ठीक है। इसको 2 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वैसे हमने जो बताए हैं वो सही है, ऊपर वाले का सी और नीचे वाले का आपका ए ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को पुनर्स्थापित करने के भाव को कहते हैं, इसको कहते हैं पैराजिंग यानी कि शब्दावली। चलते हैं आगे। साक्षात्कार कौशल में सम्मिलित है क्या। सत्व कौशल भी है और मूलभूत कौशल भी, दोनों ही आपके साक्षात्कार कौशल में मायने रखते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से सत्व कौशल में क्या सम्मिलित है। तो अभी देखो दोनों के बारे में पूछा गया था, पर्टिकुलर आपसे सत्व कौशल के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया, कोर स्किल के बारे में। तो कौन सा हो सकता है, अवलोकन भी है, सक्रिय सुनना भी है, निर्णय लेने का कौशल भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको डीपली आप जाकर देख सकते हैं, मूलभूत कौशल और सत्व कौशल। मूलभूत कौशल जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, सत्व कौशल जो आप एट ए प्रेजेंट करते हैं। चलते हैं आगे। जैसे देखें यहाँ चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल आप टाइम पर करेंगे, अवलोकन भी, सक्रिय सुने भी, निर्णय लेने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। आगे हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता में सम्मिलित है। जो अंतर्मुखी होते हैं व्यक्ति, तो वो कैसे होते हैं। तो आपको बता दें, वो शर्मीले भी होते हैं, गंभीर भी होते हैं, मानसिक जगत पर केंद्रित भी होते हैं और उपरोक्त सभी उनमें गुण होते हैं। चलते हैं आगे। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी कौन सी विशेषताएं होती हैं। सामाजिक भी होते हैं, निर्गामी भी होते हैं, उपरोक्त दोनों इसमें आंसर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुण दिए हैं, कितने शील गुण यहाँ पर दिए हैं। तो उन्होंने 16 शील गुण यहाँ पर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिज्ञा और संवेदन व्यक्तित्व के आयाम ने दिए थे।
अभिज्ञ और संवेदन व्यक्तित्व के आयाम किसने दिए थे? मायर्स, बिगर्स, कैटल, हेनरी मूरे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा मायर्स और बिगर्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैट का निर्माण ने किया, टीएटी टैट का निर्माण किसने किया? तो मार्क्स, बिक्स, कैटल, हेनरी मूरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइनेसिक्स का दूसरा नाम है। तो काइनेसिक्स का दूसरा नाम क्या है? हाव भाव की भाषा, यानी कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको काइनेसिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी मुद्रा को दर्शाता है प्रफुल्ल मनोभाव, ऊर्जा, आत्मविश्वास, यानी कि जो आपका पोस्चर है वह तीनों चीज़ों को ही दर्शाता है। चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। नेत्र संपर्क को बताता है। अगर आप किसी से नेत्र संपर्क करके बातें कर रहे हैं, आई कांटेक्ट करके बातें कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बॉडी लैंग्वेज का ही हिस्सा हुआ ना, तो काइनेसिक्स यहाँ पर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके स्पर्श के अध्ययन को कहते हैं, स्पर्श के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑक्यूलिस। देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। चलते हैं, अभिनंदन और प्रस्थान स्पर्श का भाग है। अभिनंदन यानी कि आपने जब किसी के यहाँ गए तो उनका अभिनंदन किया, जब कोई आया आपके यहाँ आपने उनका अभिनंदन किया, जब वो जाते हैं प्रस्थान करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो हैं कर्मकांडी स्पर्श उनको देते हैं। चलते हैं आपके क्वेश्चन पर आगे, इंग्लिश वर्जन यहाँ आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताता है कि लोगों द्वारा विस्तार का कैसे उपयोग व्याख्या किया जाता है। कौन सा इसमें से पार्ट है? तो आपको बताना है कि काइनेसिक्स बताता है या ओकुलिस या हैप्टिकस या प्रोक्सेमिक्स। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं इसका सही रिप्लाई आपको करूँगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ध्वनि का गैरमौखिक अध्ययन है, तो बताइए गैर मौखिक अध्ययन इसमें से क्या जाएगा? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी लैंग्वेज। अब जो हमारी बॉडी है, कई बार हम इशारों से भी कोई बात कर सकते हैं। ओक्यूलिस में नहीं कर सकते हैं, हैप्टिक्स में कर सकते हैं, प्रोक्सिस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज से गैर मौखिक अध्ययन भी कर सकते हैं या गैर मौखिक बात भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 96 क्वेश्चन पर। चलना, दौड़ना, लड़खड़ाना और लंगड़ापन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो काइनेसिक्स तो हो ही नहीं सकती, तो आपको बता दें यहाँ पर आपका ओक्यूलिस जाने वाला है आंसर। चलते हैं, बैठक का उद्देश्य है, कैसा है बैठक का उद्देश्य? निर्णयों को गंभीरता देना, गलतियों से निषेध, विस्तृत सोच, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर जाएगा। चलते हैं, सक्रिय सुनने में सम्मिलित है क्या? केंद्र भी होना चाहिए, बोध भी होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए, तभी आप किसी बात को एक्टिवली सुन सकते हैं। चलते हैं 99 पर। संस्था में नैतिक निर्णय निर्माण के ढांचे को कहते हैं। किसी संस्था में अगर नैतिक निर्णय लिए जाते हैं, एथिकल डिसीजन होते हैं, तो वह किसको हम उसमें क्या कह सकते हैं? आचरण संहिता है, सोशल मीडिया नैतिकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये आएगा कार्य नैतिकता पर। लास्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि में ऊंचाई और गिरावट को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें, इसमें हम टोन भी बोलते हैं और पिच भी बोलते हैं, यानी कि ए बी दोनों इसके आंसर जाएंगे। थोड़ा सा हमें ऊपर आपको एक चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी शायद मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, ये पैरा लैंग्वेज ही है 95 का आंसर। इसमें आपका आंसर प्रोक्सोमिक्स जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने प्रोक्सोमिक्स अगर नहीं बताया तो इसमें आप 94 में प्रोक्सोमिक्स कर लीजिए। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जो वो क्वेश्चन में आपको लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो सकता है, सही नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। और हिंदी मिरर के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, तो हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं क्योंकि श्रीदेव सुमन से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे।